प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों का एक समूह एक मेज के चारों ओर बैठा था, जिस पर उनके सामने एक होलोग्राफिक छवि तैर रही थी। लोगों, एवोल्यूशन कैप्सूल पर आपकी वर्तमान प्रगति क्या है? उनमें से एक ने पूछा। एक ही समय में अच्छा और बुरा। हमें एवोल्यूशन कैप्सूल बनाना था, लेकिन एक समस्या है, हमारे पास वास्तविक दुनिया में इसके लिए पर्याप्त मजबूत सामग्री प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है, नाम टैग वाले एक व्यक्ति, डाइकी ने कहा। यह कोई समस्या नहीं है। एक परमाणु प्रिंटर उपलब्ध है और जब तक आप लोग ऐसी सामग्री बनाने का तरीका खोज सकते हैं, तब तक हम इसे परमाणु प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट कर सकते हैं, मेज के शीर्ष पर बैठी एक युवा महिला ने कहा। कोई भी देख सकता था कि वह युवती जिसने लगभग छोटे कपड़ों के ऊपर एक सफेद लैब कोट पहना हुआ था, बैठक की प्रभारी थी। मेज के चारों ओर बैठे वैज्ञानिकों का समूह वे हैं जिन्हें विशेष रूप से एवोल्यूशन कैप्सूल के अनुसंधान और निर्माण के लिए चुना गया था। अगर यह सच है, तो एक समस्या हल हो गई, डाइकी ने जवाब दिया। दूसरी समस्या क्या है? युवती ने जिज्ञासा से पूछा, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। डाइकी ने युवती को एक पल के लिए देखा और आह भरी। एवोल्यूशन कैप्सूल का उद्देश्य किसी जाति की विकासात्मक क्षमता की सीमा को तोड़ना है। हालांकि यह एक अच्छी चीज लगती है, लेकिन इसमें बहुत जोखिम भी है, डाइकी ने कहा और रुक गया, क्योंकि वह युवती द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न का इंतजार कर रहा था। और ये जोखिम क्या हैं? युवती ने पूछा। डाइकी ने उसका सवाल सुनकर सिर हिलाया। उसने टेबल पर टैप किया और पिछली फ्लोटिंग होलोग्राफिक छवि को दूसरे से बदल दिया गया। अब टेबल पर फ्लोटिंग होलोग्राफिक छवि एवोल्यूशन कैप्सूल की है जिसे डाइकी और उनकी टीम ने बनाया था। मिस लूना, हम जिस जोखिम के बारे में बात कर रहे हैं, वह बहुत गंभीर है। एवोल्यूशन कैप्सूल का उपयोग करने से पहले किसी को अपनी जाति की अनुमत विकास क्षमता की पूर्ण सीमा तक पहुंचना चाहिए और उसे मुझे अवश्य ही शब्द पर जोर देना चाहिए, मिस लूना। उपयोगकर्ता को इस प्रक्रिया को संभालने के लिए शारीरिक रूप से इतना मजबूत होना चाहिए, अन्यथा ये किसी की भी जान ले लेगा। डाइकी ने लूना की ओर देखा और ये देखने के लिए प्रतीक्षा की कि उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। जब उसने देखा कि उसके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया है, तो वह निराश और राहत महसूस कर रहा था। वह हमेशा की तरह ही ठंडा और अपठनीय भाव था और उसने राहत की सांस ली। डाइकी, एवोल्यूशन कैप्सूल पर पूरी तरह से शोध करने और इसे बनाने में आपकी टीम को कितना समय लगा? लूना ने पूछा, क्योंकि उसका हाव भाव पहले से भी अधिक ठंडा हो गया था। डाइकी लूना के सवाल को सुनकर थोड़ा कांप उठा। उसे लगा कि अगर वह उसे संतोषजनक उत्तर नहीं देता है, तो वह मुश्किल में पड़ जाएगा। वह पूरी तरह से जानता था कि लूना उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन जब भी वह उसे देखता है, तो वह इस डर को दूर कर सकता है। वह इसका कारण जानता था, क्योंकि जब भी उसकी माँ उसे बुलाती है, तो उसे हमेशा ऐसा ही महसूस होता है, लेकिन वह जानता था कि उसकी माँ और लूना के बीच अभी भी बहुत बड़ा अंतर है, और यह अंतर हाल ही में और बढ़ गया है। मिस लूना, हमें एवोल्यूशन कैप्सूल पर शोध पूरा करने में 13 साल लगे और इसे बनाने में अतिरिक्त 6 महीने लगे, डाइकी ने जवाब दिया और अपना सिर नीचे कर लिया। आपकी टीम ने एवोल्यूशन कैप्सूल पर शोध करने और इसे बनाने में कुल 13 साल और 6 महीने का समय लगाया। श्री डाइकी, आपकी गणना के अनुसार आपको लगता है कि उन जोखिमों को दूर करने में आपको कितना समय लगेगा? लूना ने पूछा। मिस लूना, अगर मैं आशावादी हूँ, 100 साल काफ़ी नहीं हैं। 1000 साल भी हम बहुत कम प्रगति कर पाएंगे। हम यहाँ एक जाति की विकासात्मक क्षमता के बारे में बात कर रहे हैं, और एक जाति की विकासात्मक क्षमता ऐसी चीज़ है जिसे इतनी आसानी से नहीं बदला जा सकता। मुझे ये कहते हुए खेद है, लेकिन हमें उदाहरण के तौर पर लें, हम अपनी सीमा से ज़्यादा विकसित नहीं हो पाएंगे। किसी जाति के लिए अपनी विकासात्मक क्षमता की सीमा को तोड़ना पूरी तरह असंभव नहीं है, लेकिन इसमें शामिल जोखिम इसे असंभव बनाते हैं। डाइकी ने जो कहना था, वह कह चुका था और चुपचाप और उत्सुकता से ये सुनने के लिए इंतजार कर रहा था कि लूना क्या कहेगी। तो, आपका क्या मतलब है कि मृत्यु के जोखिम को समाप्त नहीं किया जा सकता? लूना ने पूछा, जबकि वह डाइकी को गौर से देख रही थी। लूना की नज़र ने डाइकी को अपनी सीट पर बेचैन कर दिया और उसे बहुत असहज महसूस हुआ। उसे लगा जैसे वह जिस कुर्सी पर बैठा था, उसमें अचानक कई सुइयां निकल आई हों। उसने अपना संयम समेटते हुए हल्की खांसी की और लूना की ओर देखा। हाँ, मिस लूना, एवोल्यूशन कैप्सूल के इस्तेमाल के दौरान मौत के जोखिम को खत्म करना असंभव है। जब उसने लूना को सिर हिलाते हुए देखा तो उसने चुपके से राहत की सांस ली और अपने सेटा से उठ खड़ा हुआ।
मैं चाहता हूं कि आपकी टीम और विभाग एवोल्यूशन कैप्सूल को वास्तविक दुनिया में बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियों के अनुसंधान और निर्माण में शामिल संबंधित विभाग के साथ सहयोग करें। मुझे 8 महीने में इसके परिणाम चाहिए, लूना ने कहा और वह वहां से गायब हो गई। उसके गायब होने के बाद प्रयोगशाला में सभी ने राहत की लंबी सांस ली। आपके बलिदान के लिए धन्यवाद, श्रीमान डायकी, उनमें से एक ने डायकी की पीठ पर हल्के से थपथपाते हुए कहा। ये ठीक है, टीम, यही वो है जो मुझे करना चाहिए, डायकी ने कहा, क्योंकि वह देखता रहा कि लूना कहाँ से गायब हो गई। तुम लोगों ने इसे नोटिस किया, है न? उसने पूछा, अपनी आंखें उस जगह से हटाए बिना। डायकी के सवाल पूछने के बाद लैब में भारी सन्नाटा छा गया। उन्होंने नोटिस किया, बेशक उन्होंने किया। मिस लूना के बीच का अंतर जो वे जानते थे और मिस लूना जो उनके सामने थी, बहुत बड़ा था। पिछली लूना जिसे वे जानते थे, वह ठंडी थी, लेकिन वर्तमान जितनी ठंडी नहीं थी। नहीं, ये कहना अधिक सटीक होगा कि लूना की उपस्थिति बहुत ही नेक थी, जिसने उन्हें उसका सम्मान करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन वर्तमान वाली अजनबी लगती है। लैब दुनिया के एवोल्यूशन कैप्सूल अनुसंधान और विकास लैब सुविधा अनुभाग से लूना के गायब होने के बाद वह लैब दुनिया के दूसरे अनुभाग में दिखाई दी। एक कमरे के अंदर उसने सफेद लैब कोट में लोगों के एक समूह को देखा जो एक स्वलोडिंग कंक्रीट मिक्सर की तरह दिखने वाली चीज के चारों ओर खड़े थे और उसका सावधानीपूर्वक आकलन कर रहे थे। ठीक है लोगों, ये सच्चाई का क्षण है। आइए जाने कि क्या हमारी पिछले कुछ महीनों की नींद हराम करने वाली रातें रंग लाए हैं, उनमें से एक ने कहा। अगले ही पल सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर से एक चक्करदार आवाज सुनाई दी और घूमता हुआ मिक्सिंग ड्रम धीरे धीरे घूमने लगा। वैज्ञानिकों का समूह सांस रोककर इंतजार कर रहा था, क्योंकि वे उत्सुकता से वाहन को देख रहे थे। कुछ मिनट बाद मिक्सिंग ड्रम घूमना बंद हो गया और मिक्सिंग ड्रम के अंदर से एक फिसलन भरी आवाज सुनाई दी और डिस्चार्ज ट्यूब के जरिए कुछ बाहर निकला। जो निकला वह एक ऐसा मिश्रण था जो कंक्रीट जैसा ही दिखता था। बधाई हो लोगों, ये काम कर गया, आदमी ने कहा और बाकी सभी खुशी से उछल पड़े। सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर के सामने खड़े वैज्ञानिकों का समूह शोध करता है जो मशीन में परमाणु प्रिंटर को शामिल करने के प्रभारी हैं। उनके सामने आए परिणामों से वे सफल हुए। वे पहले से उपलब्ध सामग्रियों के साथ वास्तविक दुनिया में मशीन बनाने का तरीका खोजने में सफल रहे। लूना ने ये देखकर सिर हिलाया और मुस्कुराए। वह शोध द्वारा प्राप्त परिणामों से बहुत संतुष्ट थी। कृत्रिम प्रयोगशाला की दुनिया में आए उनके द्वारा बहुत सी चीजों पर शोध किया गया था और परिणाम देखे गए हैं। ... दरअसल उसे लगा और वह जानता था कि अगर समय बीतने के साथ उसे अपने शरीर की समस्या को ठीक करने का कोई तरीका नहीं मिला तो उसके पास जीने के लिए अनुमानित 200 साल कम हो जाएंगे। सिलास को यह भी जानने की उत्सुकता थी कि मानवता की विकासवादी क्षमता की सीमाओं को तोड़ने पर कैसा महसूस होगा। उसे क्या परिणाम देखने को मिलेंगे? क्या वह हासिल कर पाएगा जो मानवता हमेशा से चाहती रही है, और वह है भगवान बनना। जब सिलास ने सोचा तो वह मुस्कुराया और उत्सुकता से भविष्य की ओर देखा। मुझे पता लगाने में बहुत समय नहीं लगेगा। पूरी तरह से भरे गोदाम के अंदर सिलास परमाणु प्रिंटर के सामने खड़ा था। उसके पीछे लोगों का एक समूह खड़ा था। लोगों का समूह उस विशाल काले बॉक्स को देख रहा था जिसने अभी अभी धातु के ब्लॉकों का एक बड़ा हिस्सा निगल लिया था और उत्सुकता से एक हल्की गुनगुनाहट की आवाज कर रहा था। परमाणु प्रिंटर निगमित मशीनों पर नकली शोध शुरू हुए 2 महीने बीत चुके हैं और यह पहले ही पूरा हो चुका है। आज वह दिन है जब वास्तविक दुनिया में पहली मशीन बनाई जाएगी और सिलास इसके परिणाम देखने के लिए बहुत उत्साहित है। पिछले 2 महीनों में सिलास ने लूना को ऐसे लोगों की भर्ती करने के लिए कहा था जो गोदाम में काम करने के लिए जनशक्ति बनेंगे, क्योंकि वह जानता था कि वह अकेले उन्हें पूरा नहीं कर पाएगा। उसने सुनिश्चित किया कि भर्ती होने के बाद उन्होंने उसके साथ एक गोपनीयता समझौते, एक एनडीए समझौते पर हस्ताक्षर किए। वह ये भी जानता था कि हस्ताक्षरित एनडीए समझौता उतना बाध्यकारी नहीं था, लेकिन वह चिंतित नहीं था क्योंकि उसने पहले से ही किसी भी जानकारी को बाहर किसी को लीक करने के खिलाफ पर्याप्त एहतियाती उपाय किए थे। साथ ही वह जानता था कि अगर वे कुछ भी लीक करते हैं तो वे लीक की गई जानकारी से कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। साथ ही सिलास जानता था कि जानकारी पर विश्वास करना किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कितना असंभव होगा जो गोदाम के अंदर नहीं गया है या अंदर की तकनीकों के बारे में नहीं जानता है। सिलास मानव स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से समझता था और कैसे उन्हें किसी भी चीज पर विश्वास करना मुश्किल लगता है जो असंभव से प्राप्त करने योग्य टैग लगाती है। वह जानता था कि गोदाम में परमाणु प्रिंटर होने का विश्वास तभी किया जा सकता है जब इसका वीडियो साक्ष्य हो।
व्यक्ति को कार्रवाई दिखाई जाती है, लेकिन इसका वीडियो साक्ष्य प्राप्त करना असंभव है क्योंकि सिलास ने पहले ही उनके साथ कोई वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस जब्त कर ली थी। सिलास के पीछे चुपचाप खड़े लोगों का समूह गोदाम के कार्यों के लिए भर्ती किए गए जनशक्ति हैं। इस समय वे अपने रहस्यमय नियोक्ता को देख रहे हैं जो विशाल काले बॉक्स के सामने खड़ा था, और वे ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि यह क्या करता है। वे पूछना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जिस गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर किए थे उसकी सामग्री पहले से ही उनके दिमाग में अंकित थी, उनके बॉस की बहुत खूबसूरत सचिव की मदद से, जिन्होंने उनके सुनने के लिए समझौते के खंडों को जोर से पढ़ा। उन्हें समझौते के एक खंड की याद आई जिसमें कहा गया है कि उन्हें कोई भी प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं है, और उन्हें ये भी याद आया कि शब्दों पर कितना जोर दिया गया था। कोई भी प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं है। पहले तो उन्हें समझ में नहीं आया कि उन्हें गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर क्यों करने पड़े, जबकि यह सिर्फ गोदाम का काम होने वाला था। लेकिन जब उन्होंने परमाणु प्रिंटर को काम करते देखा तो उनका यह विचार बदल गया। अगर भर्ती किए गए लोग अनुभवहीन व्यक्तियों का समूह होते तो स्थिति बिल्कुल अलग होती, लेकिन ऐसा नहीं है। वे ऐसे लोग हैं जो पहले अलग अलग निर्माण कंपनियों में काम कर रहे थे और उनमें से ज्यादातर अपने पिछले कार्यस्थल पर निर्माण प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीनों को संभालने के प्रभारी थे। यही कारण है कि उन्हें समझ में आ गया कि उन्होंने जो काम लिया है वह सामान्य गोदाम का काम नहीं है। जब उन्होंने उत्सुकता से अज्ञात विशाल ब्लैक बॉक्स को काम करते हुए देखा तो उन्होंने पाया कि यह पहले ही गुनगुनाते हुए ऊपर आ चुका था और अब एक धीमी सी फुफकारने वाली आवाज कर रहा था, और इसका एक हिस्सा जो एक डिब्बे जैसा दिखता था धीरे धीरे खुल रहा था। डिब्बा पूरी तरह से खुल गया और उन्होंने देखा कि इसके अंदर एक सपाट धातु की चादर आराम से पड़ी हुई है। वे भ्रमित थे और उन्हें नहीं पता था कि स्थिति का क्या करें, लेकिन अपने बॉस के चेहरे पर मुस्कान से उन्हें पता चल गया कि उन्होंने वह हासिल कर लिया है जो वे चाहते थे। जब सिलास ने एटॉमिक प्रिंटर का तैयार सामग्री डिब्बा खोला तो वह धातु की चादरें देखकर बहुत संतुष्ट हुआ। जब उसने अपनी योजनाओं और जल्द ही शुरू होने वाली बड़ी प्रगति के बारे में सोचा तो उसका चेहरा एक संतुष्ट मुस्कान से चमक उठा। वह जिन मशीनों को बनाना चाहता है उन पर शोध पहले ही पूरा हो चुका है और वह उन्हें बनाना शुरू कर सकता है क्योंकि उसके पास अब कोई और बाधा नहीं है। उसने गोदाम में सामान भरने के लिए पिछले 2 महीने पहले ही इस्तेमाल कर लिए थे और उसने अपनी ज़रूरत के हिसाब से लोगों की भर्ती भी कर ली थी। ये लोग अस्थायी हैं क्योंकि मशीनें बनने और भूमिगत सुविधा बनने के बाद लगभग सब कुछ स्वायत्त रूप से किया जा सकेगा। यही कारण है कि वह सबसे पहले एक पूरी तरह से स्वचालित असेंबलिंग मशीन बना रहा है जिसे असेंबलर कहा जाता है। वह जानता था कि लोगों के लिए कार्यों को पूरी तरह से सही तरीके से संभालना बहुत असंभव होगा और इसलिए उसने असेंबलर बनाने का फैसला किया। लूना, मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा। असेंबलर बनने के बाद मशीनों पर काम शुरू करो, सिलास ने उसे मानसिक रूप से निर्देश दिया। वह जानता था कि गोदाम में अब उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि लूना उसकी अनुपस्थिति में सब कुछ संभाल सकती है। हाँ मास्टर, आप वापस अमेरिका जा रहे हैं? लूना ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, मेरे पिताजी जल्द ही पुनर्वास केंद्र से निकल जाएंगे। मैं वहाँ रहना चाहता हूँ जब वह बाहर निकलेगा। ठीक है, मैं इस तरफ की चीज़ों का ध्यान रखूंगा। सिलास ने सिर हिलाया और गोदाम से बाहर निकल गया। वह कार में सवार हो गया और हवाई अड्डे की ओर चल पड़ा। 82 डिग्री S, 168 डिग्री W। विशाल बर्फ के ग्लेशियर के नीचे 90 मीटर से ज्यादा गहराई पर एक विशाल प्रयोगशाला सुविधा देखी जा सकती थी। एक धातु का दरवाजा खुलने पर तेज धातु की क्लिकिंग की आवाज सुनाई दी जिसमें हल्की सी फुफकार थी। इसके बाद लगातार हड्डियों को जमा देने वाले पानी की बूंदें गिरी। दरवाजा खुलने के बाद एक युवक दरवाजे के पीछे से बाहर आया और उसे अत्यधिक परिष्कृत हथियारों से लैस लोगों के एक समूह ने देखा। समूह में से कोई युवक की ओर बढ़ा और उस पर एक छोटी धातु की किरण चमकाई। धातु की किरण ने बीप किया और युवक को जाने दिया गया। युवक मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। कुछ कदम चलने के बाद उसने देखा कि कोई एक आदमी उसके सामने खड़ा है। मी डैनियल, मैं जेरमिया हूँ। मी डैनियल, मैं जेरमिया हूँ। मुझे खुशी है कि आप हमारे साथ जुड़ने के लिए सहमत हुए। हम साथ मिलकर काम करके असंभव को प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं, उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए और हाथ बढ़ाते हुए कहा। डैनियल ने हाथ मिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हम असंभव को अवश्य प्राप्त करेंगे। मी जेरमिया श्री सिल्वा से मिले हुए उसे 2 महीने से अधिक हो गए हैं और तब से वह उसका ख्याल रख रहा है। पहले तो उसने सोचा कि बूढ़े व्यक्ति की उसे भगवान बनाने की बात, महाशक्तियों और अन्य बातों के बारे में पूरी बात एक धोखा है,
लेकिन किसी बात ने उसका मन बदल दिया। अपने जीवन में पहली बार उसने वास्तव में कुछ असाधारण देखा। वह एक असाधारण व्यक्ति से मिला जो अपनी इच्छा से बिजली को नियंत्रित कर सकता था। पहले तो उसने सोचा कि यह सिर्फ एक जादू की चाल है, लेकिन जब उसने अन्य असाधारण लोगों और बुद्धि को देखा तो उसके विचार साफ हो गए। उसके पास कई तरह की महाशक्तियां हैं। उस दिन के बाद डैनियल को अचानक एक नई महत्वाकांक्षा हुई। अब उसे दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, नहीं, वह उन सभी लड़कियों को चाहता है जो उसे मिल सकती हैं और उसके साथ सो सकती हैं। अब वह एक असाधारण व्यक्ति बनना चाहता है और इसके लिए वह अपनी पूरी ताकत लगा देगा। इसके लिए उसे खुद को किसी प्रयोग के लिए भी देना होगा। सिर्फ नतीजे ही मायने रखते हैं, प्रक्रिया को धिक्कार है। जेरेमिया ने डैनियल की प्रतिक्रिया सुनकर सिर हिलाया। उसका रवैया उसे बहुत पसंद आया। यह इस बात का संकेत था कि उन दोनों को साथ मिलकर काम करने में मजा आएगा। बहुत बढ़िया, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा ताकि हम शुरुआत कर सकें, जेरेमिया ने कहा और डैनियल को सुविधा के अंदर ले जाने लगा। तारानकन 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 तारानकन। सिलास ने दरवाज़ा खटखटाया और कुछ सेकंड बाद ही दरवाज़ा खुल गया। बड़े भाई, स्वागत है। पहले की तरह किम हमेशा सिलास का जवाब देती थी। इस बार उसके लिए दरवाज़ा खोलने वाला व्यक्ति एलेक्स था। अरे अल, तुम कैसे हो? सिलास ने मुस्कुराते हुए अपने बालों को हल्के से हिलाया। सिलास घर में घुसा और उसने देखा कि किम सोफे पर बैठी है और उसका सिर लैपटॉप में दबा हुआ है। रविवार होने के बावजूद वह काम करती हुई दिख रही है। नमस्ते किम, तुम व्यस्त दिख रही हो। क्या तुम अपना काम घर ले आए हो? सिलास ने पूछा जब वह उसके सामने सोफे पर बैठा और एलेक्स उसके बगल में बैठा था। हाँ, मुझे जाना था। तुम्हारे पिताजी अगले हफ्ते पुनर्वास केंद्र से छुट्टी पा लेंगे और मुझे वहां रहना है। किम ने मुस्कुराते हुए अपना काम जारी रखा। जब सिलास ने उसकी प्रतिक्रिया देखी तो उसने अपना सिर हिलाया। वह बहुत मोहित है। सिलास, तुम भी अपने पिता से मिलने वहां जाओगी जब वे पुनर्वास केंद्र से निकलेंगे, है न? किम ने पूछा जब उसने सिलास को जिज्ञासा से देखा। वह ये देखने की कोशिश कर रही थी कि क्या वह उसके भावों से जान पाएगी कि वह क्या सोच रहा है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसका भाव हमेशा की तरह ही था। हाँ किम, मैं वहां रहूंगा, मैं अपने कमरे में रहूंगा, सिलास ने कहा और उठकर अपने कमरे में चला गया। जब किम ने अपने सवाल पर सिलास की प्रतिक्रिया देखी तो उसने आह भरी। वह खुश थी कि जब क्रिस को पुनर्वास केंद्र से रिहा किया जाएगा तो वह वहां रहेगा, लेकिन उसे डर था कि कुछ होने वाला है। जब उसे याद आया कि वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा, तो वह फिर से आह भरने से खुद को नहीं रोक पाई। अपने कमरे में सिलास बिस्तर पर लेट गया और खिड़की से बाहर देखने लगा। पिछले 2 महीनों में उसने अलग अलग नकली वास्तविकताओं के साथ अलग अलग तरीकों से खुद को बेहतर बनाने के अलावा कुछ नहीं किया था और वह हमेशा डोमेन में अपने क्लोन से लगभग हर दिन लड़ता था और हर बार उसका नतीजा हमेशा हार होता था। यह इतना भी बुरा नहीं था क्योंकि सिलास जानता था कि पहले की तुलना में उसमें बहुत सुधार हुआ है। अब लड़ाई लंबी चलती है और प्रत्येक लड़ाई में वह हमेशा क्लोन पर एक ठोस प्रहार करने में सफल होता है। केवल इतना ही नहीं, सिलास ने यह भी पता लगाना शुरू कर दिया है कि वह अपनी महाशक्ति की वर्तमान रैंक और उसकी वर्तमान सीमा के साथ क्या क्या कर सकता है। हालांकि अभी भी एक समस्या है। अपनी महाशक्ति को छोड़कर उसके शारीरिक आंकड़े ही उसे बहुत अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि अधिक शक्तिशाली होना बुरी बात है, लेकिन ये बहुत निराशाजनक है जब उसे वास्तविक दुनिया में अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए कोई नहीं मिलता। हर बार जब वह लड़ना चाहता है तो उसे हमेशा डोमेन में जाना पड़ता है। सिलास ने ये सोचकर आह भरी कि एवोल्यूशन कैप्सूल का उपयोग करने के बाद उसके और सभी के बीच की खाई कैसे चौड़ी होने वाली है। उसने अपनी अत्यधिक शारीरिक शक्ति से संबंधित विचारों को एक तरफ रखकर सोने का फैसला किया। तारानकन तारानकन तारानकन। समय उड़ गया और आखिरकार वह दिन आ गया जब सिलास के पिता पुनर्वास केंद्र से निकलने वाले थे। हर कोई टेबल पर था, चुपचाप अपना नाश्ता कर रहा था, सिवाय किम के जो मुस्कुरा रही थी। वे अभी भी खा रहे थे जब उन्होंने दरवाजे से दस्तक सुनी। सिलास और किम ने उत्सुकता से खुद को देखा। क्या आप किसी की उम्मीद कर रहे थे? किम ने पूछा और उसकी नज़र दरवाजे पर गई। नहीं, तुम, सिलास ने पूछा और उसने देखा कि किम ने अपना सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं जवाब देने जाऊंगा, सिलास ने कहा और अपनी सीट से उठकर दरवाज़ा खोलने चला गया। जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, दरवाजे पर कौन था, इसकी छवि गियर के लेंस पर दिखाई दी। जब सिलास ने छवि देखी तो वह रुक गया।
यह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे देखने की उसे उम्मीद नहीं थी। वह वास्तव में आश्चर्यचकित था और वह भोजन क्षेत्र की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका जहां किम और एलेक्स बैठे थे। किम ने सिलास को उनकी ओर देखते हुए देखा और वह उत्सुक हो गई। यह क्या है, सिलास? कुछ नहीं, सिलास ने उत्तर दिया और दरवाजे की ओर चला गया। उसने दरवाज़ा खोला और उसने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा जो उससे बहुत मिलता जुलता दिखता था। जब उसने सिलास को देखा तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही चमकदार मुस्कान आ गई और उसके चेहरे पर एक जटिल भाव दिखाई दिया। हाय बेटा, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सिलास कुछ देर चुप रहा क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे जवाब दे। बेटा, जब उसने ये शब्द सुना तो वह हंस पड़ा। उसे याद नहीं आता कि एलेक्स की मां की मृत्यु के बाद से उसके पिता ने उसे कभी इस शब्द से पुकारा हो। उसे याद है कि उसके पिता उसे हमेशा अपमानजनक नामों से पुकारते थे। सिलास ने फिर से अपने पिता की ओर देखा और उसने उनके पहले और अब के रूप में अंतर देखा। उसके पिता का पिछला रूप बहुत ही अजीब था, भिखारी और अगम्य। उसके पिता के शरीर पर हमेशा शराब और सिगरेट की गंध रहती थी, लेकिन उसके वर्तमान पिता के शरीर पर ऐसी गंध नहीं है। अगर सिलास को उसके वर्तमान रूप का वर्णन करना है तो यह एक ही समय में अनौपचारिक और पेशेवर होगा। पहले की अप्रिय और तीखी गंध जो आमतौर पर उसके पीछे पीछे आती थी अब नहीं रही और उसकी जगह उसके शैम्पू की गंध ने ले ली थी। वह एक बात के बारे में उत्सुक था, उसके पिता को उनके नए घर का पता कैसे पता चला। उसने इसके बारे में सोचा और उसे याद आया कि किम ने उसे पहले क्या बताया था, उसके पिता के पुनर्वास केंद्र से फोन आने के बारे में। उसने इस बारे में सोचा और महसूस किया कि इसके लिए एकमात्र संभावित व्याख्या यह है कि किम ने ही उसे पता दिया था। सिलास, दरवाजे पर कौन है? किम के सवाल से सिलास के विचारों की श्रृंखला टूट गई। उसने जवाब नहीं दिया और अपने पिता को घर में चलने दिया। अपने पिता के अंदर आने के बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया और पीछे पीछे चला गया। जब वह पीछे पीछे चला तो उसे एक और बात के बारे में उत्सुकता हुई। उन्हें आज उसे रेहब से लेने जाना था, फिर वह यहाँ क्यों है? क्या उसे जल्दी छुट्टी दे दी गई? सिलास को इसका उत्तर जानने की उत्सुकता थी, लेकिन उसने पूछने का फैसला नहीं किया क्योंकि उसे पता था कि उसे अपने सवालों का जवाब जल्द ही मिल जाएगा। सिलास, दरवाजे पर कौन है? किम को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह किसको देख रही थी। उसे यह अजीब लगा कि जब उसने पूछा कि दरवाजे पर कौन है तो सिलास चुप था। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है और वह जांच करने के लिए आने वाली थी, लेकिन कौन जानता था कि वह लिविंग रूम में क्रिस को खड़ा देख लेगी। क्रिस, किम ने पूछा, ये पुष्टि करना चाहती थी कि क्या वह वास्तव में वही है। किम, क्रिस ने उत्तर दिया और कुछ कहने वाला था, लेकिन वह चुप रहा। उसने आह भरी और उसके पास गया और उसे गले लगाया और धीरे धीरे उसके बालों को सहलाना शुरू कर दिया। मैंने तुम्हें जो दर्द दिया है उसके लिए मुझे खेद है, उसने जटिल भावनाओं से भरी आवाज में कहा, क्योंकि उसे अतीत में किए गए सभी काम याद आ रहे थे। जब उसने किम के बालों को सहलाया तो उसने महसूस किया कि वह धीरे धीरे रो रही थी और उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। ये देखकर वह आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाया। वह जानता था कि उसने अपने परिवार के साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए उसे बहुत कुछ करना है। उसने उन्हें जो अनावश्यक दर्द दिया है उसके लिए उसे बहुत कुछ करना है। जब उसे याद आया कि उसने सिलास के साथ कैसा व्यवहार किया था तो उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने कैसे उन पर आरोप लगाए जो कभी उसके लिए नहीं थे और ऐसे नाम दिए जो उसे बच्चे को नहीं देने चाहिए थे। उसने सिलास की ओर देखा जो एक कोने में खड़ा था और उसके चेहरे पर एक खाली भाव था और उसने आहें भरी। वह बहुत सुंदर हो गया है और अब वह अपनी मां के पुरुष संस्करण जैसा दिखता है, उसने खुद से कहा। सिलास पर क्रिस का इतना सख्त होना इसलिए था क्योंकि सिलास बिल्कुल उसकी मां जैसा दिखता है। सिलास को अपनी मां की शक्ल विरासत में मिली थी और उसकी मां एक ऐसी महिला थी जिसका रूप रंग औसत से बेहतर था और वह निस्संदेह एक खूबसूरत महिला थी। उसकी कम आकर्षक छवि उसकी मां की मृत्यु के बाद आई। क्रिस के पास अपने काम के कारण व्यस्त शेड्यूल के कारण उसके लिए बहुत कम या बिल्कुल भी समय नहीं था और हालात बिगड़ने के साथ ही हालात और भी खराब होते गए। साथ ही वह जानता था कि उसके द्वारा लगातार उस पर फेंके जाने वाले चोट पहुंचाने वाले और अपमानजनक शब्द, साथ ही लगभग लगातार पिटाई ने हालात को और भी बदतर बना दिया। जब क्रिस ने सब कुछ सोचा तो उसने चुपचाप आह भरी। ईमानदारी से वह कल्पना नहीं कर सकता कि सिलास उसे उसके साथ किए गए हर काम के लिए माफ कर देगा, लेकिन वह जानता था कि वह जो सबसे अच्छा कर सकता है वह है कोशिश करना और उम्मीद करना। वह अभी भी सोच रहा था कि वह सिलास के साथ चीजों को कैसे ठीक करेगा,
जब उसने एक छोटी सी आकृति को डाइनिंग एरिया से बाहर निकलते देखा। एलेक्स। क्रिस ने एलेक्स को देखकर गहरी आह भरी। उसे न केवल सिलास के साथ चीजों को ठीक करना है, बल्कि उसे ये भी सोचना है कि एलेक्स के साथ चीजों को कैसे ठीक किया जाए। वह यह महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया कि वह अपने बाकी दिनों में कुछ भी नहीं करेगा, बल्कि हर चीज की भरपाई करेगा। क्रिस ने देखा कि किम कांपना बंद हो गया था और अब वह शांत थी। उसने उसे गले लगाना बंद कर दिया, क्योंकि उसने उसके चेहरे को अच्छी तरह से देखा और उसने अपनी एक उंगली से उसकी आंखों के कोने में आंसू पोंछे। सिलास ने चुपचाप अपने पिता और किम के बीच बातचीत देखी, इससे पहले कि वह भोजन क्षेत्र में वापस जाने का फैसला करता। उसके पिता पुनर्वास से वापस आ गए थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ गुलाब के फूल की तरह हो जाएगा, नहीं, सब कुछ तुरंत ठीक हो जाएगा। वह जानता था कि चीजों को सामान्य होने में बहुत समय और प्रयास लगेगा। यह विशेष रूप से उनके बीच की अजीबोगरीब स्थिति के साथ है। सिलास अपने पिता के खिलाफ कुछ भी नहीं रखता है, जैसा कि कोई भी सोच सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह उनके साथ दोस्ताना और परिचित होने जा रहा है, जबकि उनके बीच कोई परिचित रिश्ता भी नहीं था। डाइनिंग टेबल पर बैठने के बाद सिलास ने देखा कि किम और उसके पिता भोजन क्षेत्र में चल रहे हैं। उसके पिता ने उसके और एलेक्स के सामने अपनी सीट ली, उसके बाद किम और उसके बाद भोजन क्षेत्र में एक भारी और अजीब सी खामोशी छा गई। क्रिस की नज़रें सिलास और एलेक्स के बीच घूम रही थी, क्योंकि वह सोच रहा था कि उनसे बातचीत शुरू करने के लिए क्या कहे, लेकिन कुछ भी दिमाग में नहीं आया। क्रिस जानता था कि अगर चीजें इसी तरह चलती रही तो चीजें और भी अजीब हो जाएंगी। इस तरह उसे पता था कि उसे चुप्पी तोड़ने के लिए कुछ कहना होगा, कुछ भी। सिलास, एलेक्स, पिताजी हर बात के लिए माफी चाहते हैं, कृपया उन्हें माफ कर दें। क्रिस को लगा कि माफी मांगकर ही वह शुरुआत कर सकता है। उसे पता था कि यह वह न्यूनतम काम है जो वह वास्तव में सुधार करने के बारे में सोचने से पहले कर सकता है। वह चुपचाप अपने दोनों बेटों की ओर देखते हुए इंतजार कर रहा था, उनके जवाब का इंतजार कर रहा था। मेरे मन में तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं है। मैंने उस रात तुम्हारे प्रति जो भी नकारात्मकता जमा की थी, उसे बाहर निकाल दिया। मैं तुमसे सिर्फ यही चाहूंगा कि तुम एलेक्स का ख्याल उसी तरह रखो जैसे तुम उसके लिए पिता हो। उसके जीवन में तुम्हारी अनुपस्थिति के वर्षों की भरपाई करो और हम ठीक हैं, सिलास ने अपनी सीट से खड़े होकर कहा। अपने कमरे में जाने से पहले सिलास ने एलेक्स के बालों को एक बार और सहलाया। उसे और ज्यादा रुकने की जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। सिलास के लिए हर चीज में एक अच्छी बात थी। चूंकि उसके पिता वापस आ गए हैं, इसलिए वह एलेक्स की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी खुद उस पर और किम पर छोड़ सकता है। साथ ही अब जब घर में पिता की मौजूदगी है, तो सिलास आराम से रह सकता है और वह जो करना चाहता है उस पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। चीजों को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। अगले दिन लिविंग रूम में सिलास लिविंग रूम में एक सोफे पर बैठा था और उसके सामने उसके पिता बैठे थे। जब वह आज सुबह उठा तो किम उसे बुलाने आया कि उसके पिता उससे बात करना चाहते हैं। सिलास पहले से ही अनुमान लगा सकता था कि चर्चा किस बारे में होगी, लेकिन उसने अपने पिता से मिलने का फैसला किया। उसे लगा कि चूंकि उसके पिता सुधार करने के लिए ईमानदार हैं, इसलिए उसे एक मौका देना चाहिए। जब वह नीचे आया तो उसने देखा कि उसके पिता लिविंग रूम में उसका इंतजार कर रहे हैं। तुमने मुझे बुलाया है, सिलास ने अपनी सीट पर बैठते हुए कहा, और उसके पिता ने जवाब में सिर हिलाया। मैंने किया। देखो, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे भाई के लिए बिल्कुल भी पिता नहीं था, लेकिन मैं वास्तव में हर चीज के लिए अपनी पूरी कोशिश करना चाहता हूँ। कृपया मुझे एक मौका दो, बेटा, क्रिस ने अलग अलग भावनाओं से भरी आवाज में कहा। देखो पापा, जैसा कि मैंने कल कहा था, मेरे मन में तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि तुम उस समय बहुत कुछ झेल रहे थे और तुमने बहुत सारे गलत फैसले लिए, लेकिन ये ठीक है। हम उससे आगे निकल चुके हैं। मैं तुमसे बस इतना चाहता हूँ कि तुम घर में एक पिता की भूमिका निभाओ और एलेक्स की देखभाल करो। ये सब कुछ ठीक करने के लिए पर्याप्त होगा। सिलास अपने और अपने पिता के बीच हुई हर बात को पहले ही भूल चुका था। वह जानता था कि अतीत पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे कुछ नहीं निकलेगा। अतीत पर ध्यान केंद्रित करने से केवल पुराने घाव ही खुलेंगे। सिलास की बात सुनकर क्रिस उदास होकर मुस्कुराया। वह जानता था कि वह उसे मजबूर नहीं कर सकता और उसे कुछ समय देना होगा। वह समझ गया कि सिलास से ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि उसे उस पर भरोसा नहीं है, लेकिन उसे अपने विचार बदलने के लिए मजबूर करना होगा। तुम बदल गए हो, सिलास। अब तुम अच्छे दिखते हो।
तुम्हारी माँ जैसी खूबसूरत शक्ल और मेरी जैसी कदकाठी होने के कारण लड़कियां तुम्हारे इर्द गिर्द ही घूम रही होंगी, क्रिस ने एक धूर्त मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि उसने बर्फ तोड़ने की कोशिश की। जब सिलास ने अपने पिता की बात सुनी तो वह आश्चर्य से उनकी ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाया। मेरे जीवन में कोई लड़की नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इस बार आश्चर्यचकित होने की बारी क्रिस की थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। ये कैसे संभव है? तुम्हारे पास इतनी शानदार शक्ल और इतना पैसा है, और तुम्हारी कोई लड़की नहीं है? उसने अविश्वास में पूछा। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो समाज के कामकाज से बहुत परिचित है, क्रिस बहुत सी चीजों को समझता था और यही कारण था कि वह आश्चर्यचकित था कि सिलास अभी भी सिंगल है। दरअसल उसे लगा कि सिलास इस पूरी बात के बारे में झूठ बोल रहा है, लेकिन इसकी पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि उसका चेहरा हमेशा की तरह ही उदास था। सिलास, क्या वाकई तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? क्रिस खुद को पुष्टि करने के लिए फिर से पूछने से नहीं रोक सका। चलो, बूढ़े आदमी, मत करो। मैंने तुमसे कहा था कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, सिलास ने आह भरते हुए कहा। इस विषय ने उसे मानसिक रूप से पहले से ही थका दिया था। वह निश्चित रूप से जानता था कि उसके पिता उन दोनों के बीच एक करीबी रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यही कारण है कि उसने अभी तक छुट्टी नहीं ली है। सिलास की प्रतिक्रिया पर क्रिस मुस्कुराया। वह जानता था कि सिलास इस बारे में बात नहीं करना चाहता है और उसने भी इसे रहने देने का फैसला किया। फिर भी कुछ हिस्सा था जिसके बारे में वह उत्सुक था। सिलास के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसमें अचानक और भारी बदलाव आ गया? सिलास, मैं कुछ जानना चाहता हूँ। पैसा, ये बदलाव, सब कुछ। तुमने ये कैसे हासिल किया? आखिरकार उसने पूछा, क्योंकि वह अपनी जिज्ञासा और चिंताओं को रोक नहीं पाया। यह पाखंड लग सकता है, लेकिन वह सिलास के बारे में चिंतित था। उसे चिंता थी कि वह किसी अवैध व्यवसाय में फंस गया है और यही उसकी संपत्ति का स्रोत है। सिलास अपने पिता के सवाल पर मुस्कुराया। ये कुछ हिस्सा था जिसकी उसे उम्मीद थी, क्योंकि वह जानता था कि जल्द या बाद में यह एक ऐसा सवाल है जो उससे पूछा जाएगा। जब मैं कैसीनो में काम करता था, तब मेरी मुलाकात एक व्हेल ट्रेडर से हुई और मैं उसके करीब हो गया। उसके बाद मैंने क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना शुरू कर दिया। मुझे 6 महीने से ज़्यादा समय लगा और मैंने इसमें अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया, और इस तरह मुझे अपना लकी ब्रेक मिला। मेरे रूप में आए बदलाव के बारे में, यह मेरे द्वारा इस्तेमाल की जा रही स्किन केयर है, सिलास ने समझाया। यह एकमात्र संभावित स्पष्टीकरण था जो वह दे सकता था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपने पिता को बता सके कि उसकी संपत्ति का स्रोत यह है कि उसे एक ऐसी प्रणाली मिली है जो उसे उसके हर खर्च पर 10 गुना छूट देती है। या उसे यह बताना चाहिए कि उसने जीन एनहांसमेंट सीरम नामक कुछ लिया, अपने आंकड़ों को अधिकतम तक बढ़ाया जो एक इंसान हासिल कर सकता है, और इसलिए उसकी शक्ल ऐसी है। ऐसा कोई नहीं था जो इस तरह की बात पर विश्वास करता और उसे बिना सबूत के बहुत सारे स्पष्टीकरण देने पड़ते। सिलास की प्रतिक्रिया सुनकर क्रिस ने चुपचाप आह भरी। उसे लगा कि चीजें बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी दिख रही थी, लेकिन वह जानता था कि चूंकि सिलास अभी बात नहीं करना चाहता है, इसलिए वह उससे यह बात जबरन नहीं निकलवा सकता। मुझे तुम पर भरोसा है, बेटा। क्या तुम मुझसे एक बात का वादा कर सकते हो? उसने पूछा, और अपनी आंखों में गर्म तीव्रता के साथ सिलास को देखा। सिलास ने ये देखा और वह अपने पिता की आंखों में तीव्रता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। क्या? मुझसे वादा करो कि तुम सुरक्षित रहोगे। मैंने तुम्हारी माँ को खो दिया है, मैं तुम्हें भी नहीं खोना चाहता। यह मेरे लिए बहुत गैरजिम्मेदाराना होगा, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वह मुझे माफ नहीं करेगी। इसलिए कृपया मुझसे वादा करो कि तुम सुरक्षित रहोगे। मैं वादा करता हूँ, सिलास ने जवाब में सिर हिलाते हुए कहा। धन्यवाद। क्रिस मुस्कुराया और डाइनिंग एरिया की ओर देखने लगा। उसने देखा कि नाश्ता पहले से ही परोसा जा चुका था और उनका इंतजार कर रहा था। चलो, नाश्ता करते हैं, उसने कहा, और वह उठकर डाइनिंग एरिया की ओर चल पड़ा। सिलास भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। बहुत लंबे समय में पहली बार पूरा परिवार आखिरकार एक साथ खाने के लिए डाइनिंग टेबल के चारों ओर बैठा। सभी को ये बहुत ही अवास्तविक लगा। ये क्रिस के लिए विशेष रूप से सच था। उसे नहीं पता था कि उसे एक बार फिर ऐसा कुछ अनुभव करने को मिलेगा, और इससे वह बहुत खुश हुआ। सभी ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद उन्होंने बाहर जाकर कुछ मज़ेदार पारिवारिक समय बिताने का फैसला किया। सिलास इस पर सहमत हो गया क्योंकि उसे लगा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उसे लगा कि यह उसके कमरे में रहने से कहीं बेहतर है। पलक झपकते ही 2 सप्ताह बीत गए। सिलास एक सुबह लूना के संदेश से जागा।
मास्टर, एवोल्यूशनरी कैप्सूल तैयार है। सिलास को एवोल्यूशन कैप्सूल और यह क्या कर सकता है, इस बारे में जानकारी मिल गई थी। यह एक ऐसा उपकरण है जो उसे मानव जाति की विकासवादी क्षमता की सीमाओं को तोड़ने में मदद कर सकता है। उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए इसका बहुत मतलब है, क्योंकि यह बहुत सी चीज़ों को बदलता है और बहुत सारे विचार लाता है। अरे, सिर्फ ये तथ्य कि यह उसे आगे विकसित होने में मदद कर सकता है बहुत मायने रखता है, लेकिन सिलास इसके बारे में इतना उत्साहित नहीं था। लूना ने उसे पहले ही इसमें शामिल जोखिमों के बारे में बता दिया था और वह इस बारे में बहुत अनिश्चित था कि क्या हो सकता है। एवोल्यूशन कैप्सूल जीन एनहांसमेंट सीरम से बिल्कुल अलग है, जो सिर्फ बहुत दर्द के साथ आता है। एवोल्यूशन कैप्सूल के विवरण को पढ़ने के बाद उसने जो समझा वह ये है, यह एक सफल तकनीक है जिसके बारे में माना जाता है कि यह किसी व्यक्ति को लगातार उच्च स्तर की आनुवंशिक वृद्धि प्राप्त करने में मदद करती है। इससे सिलास को पता चला कि एवोल्यूशन कैप्सूल द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले प्रभावों की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इसका मतलब है कि सिस्टम का निर्माता या कोई भी इकाई जो सिस्टम स्टोर में इन सभी उन्नत ज्ञान और तकनीक को रखती है, एवोल्यूशन कैप्सूल के प्रभावों को नहीं जानती है। इससे वह सोचने लगा, ऐसा क्यों है? निश्चित रूप से, चूंकि एवोल्यूशन कैप्सूल बनाया जा सकता है, तो इसका मतलब है कि इसका इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसके प्रभावों की पुष्टि क्यों नहीं की गई है? क्या इसमें कुछ और है? या ऐसा है कि एवोल्यूशन कैप्सूल का इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों को उनके मरने के काल्पनिक प्रभावों का अनुभव नहीं हुआ? जब सिलास ने सबसे खराब संभावना के बारे में सोचा तो उसे अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई। ईमानदारी से, वह एवोल्यूशन कैप्सूल का उपयोग करके मरने के बजाय बिना किसी प्रभाव को देखे ही काम चला लेगा। उसने ये सोचा और आह भरी, क्या मेरे पास वास्तव में कोई विकल्प है? उसने खुद से पूछा। वह अपने शरीर की स्थिति से पूरी तरह वाकिफ था। वह अपने सिर पर लटके हुए टाइमर से वाकिफ था और कैसे वह 200 साल के अंतराल में मर सकता था। अगर उसे पता चलता कि वह 200 साल और जी सकता है तो ये गर्व की बात होती, लेकिन उसके सामने बहुत निराशाजनक था। सिलास जानता था कि उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं है। वह इवोल्यूशन कैप्सूल का इस्तेमाल न करने और चीज़ों को वैसे ही चलने देने का विकल्प चुन सकता है। हाँ, मैं किससे मजाक कर रहा हूँ? कौन अमरता का मौका नहीं चाहता? अगर जोखिम भी है तो मैं जोखिम क्यों नहीं उठा सकता? वे हमेशा कहते हैं कि जितना ज्यादा जोखिम होगा उतना ही ज्यादा पुरस्कार मिलेगा। क्या मुझे सिर्फ इस डर की वजह से मानवता की विकासवादी क्षमता की सीमा को तोड़ने का मौका छोड़ देना चाहिए कि मैं इस प्रक्रिया में मर जाऊं? ऐसा नहीं है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं नहीं मरूंगा, तो जोखिम क्यों न उठाऊं? इसके अलावा सिस्टम मुझे मरने नहीं देगा। उम्मीद है कि ऐसा न हो। सिलास ने खुद को प्रेरित करने और खुद को हिम्मत देने के लिए ये सब कहा। ये कहना झूठ होगा कि वह डरा हुआ नहीं था। मृत्यु का डर एक ऐसी चीज है जो जन्मजात होती है हर इंसान, और सिलास अपवाद नहीं था। भले ही वह इस बारे में बिल्कुल भी उदासीन था, जब लूना ने उसे इसमें शामिल जोखिमों के बारे में बताया तो वह मन ही मन चिंतित हो गया। सिलास ने अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद की और सांस लेने के व्यायाम की एक श्रृंखला की। चलो ये करते हैं, उसने कहा। आखिरकार उसने अपना फैसला कर लिया। वह इवोल्यूशन कैप्सूल के लिए वेनेजुएला की यात्रा करने जा रहा था। लूना, इवोल्यूशन कैप्सूल में जीन वृद्धि की प्रक्रिया पूरी होने में कितना समय लगेगा? यह एक और बात है जिसके बारे में सिलास उत्सुक था। प्रक्रिया में कितना समय लगेगा? ये पहले से ही स्पष्ट था कि इवोल्यूशन कैप्सूल में जिस जीन वृद्धि से गुजरना होगा वह उस नियमित जीन वृद्धि प्रक्रिया से पूरी तरह अलग है जिससे वह जीन वृद्धि सीरम जीएस लेते समय गुजरा था। सिलास जानना चाहता था कि वह कितने समय तक दूर रहने वाला है ताकि वह अपने परिवार के लिए तैयारी कर सके। साथ ही उसे लगा कि उसे किसी भी घटना के मामले में उन्हें संकेत भी देना चाहिए। मुझे यकीन नहीं है। हमने आपके शरीर के वास्तविक आंकड़ों और आणविक विश्लेषक के कोशिकाओं के पूर्वानुमान विश्लेषण फंक्शन का उपयोग करके इस पर कई सिमुलेशन किए। सिमुलेशन में से एक में प्रक्रिया में 6 महीने से अधिक समय लगा और परिणाम निराशाजनक था। उसके बाद के सिमुलेशन या तो विफलता में समाप्त हो गए। अंतिम 2 सिमुलेशन ठीक परिणाम देते हैं और यही वह प्रक्रिया है जिसका हम पालन करने जा रहे हैं। सिलास ने ये सुनकर आह भरी। ये वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। मृत्यु का जोखिम बहुत अधिक है। वह आणविक विश्लेषक की कोशिकाओं के पूर्वानुमान विश्लेषण फंक्शन और यह क्या कर सकता है इसके बारे में पूरी तरह से अवगत था। यदि वृद्धि प्रक्रिया के परिणाम के सिमुलेशन में बहुत निराशाजनक परिणाम हैं, मुझे लगातार मरने का एहसास क्यों हो रहा है?
मुझे ऐसा क्यों लगता है? सिलास विकास कैप्सूल की जीन वृद्धि प्रक्रिया की सफलता पर अपने निराशावाद के स्तर से वास्तव में हैरान था। उसे लगा कि यह उसके जैसा बिल्कुल नहीं था। शायद ऐसा ही था। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत लंबे समय में पहली बार ऐसा हुआ है कि उसके पास इसके परिणाम पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसके बारे में नकारात्मक विचार रखने से कुछ हल नहीं होगा, उसने खुद से कहा, जैसे ही वह बिस्तर से उठा और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गया। फ्रेश होने के बाद वह नाश्ते के लिए नीचे चला गया। जब वह नीचे आया तो उसने देखा कि सभी लोग पहले से ही डाइनिंग एरिया में इकट्ठे थे और वह अकेला बचा था। उसने अपने पिता और किम का अभिवादन किया और अपनी सीट पर बैठ गया। पिछले 2 हफ्तों में उनके पिता के साथ उसका रिश्ता और भी मजबूत हो गया है। हालांकि इस समय उनका रिश्ता एक पिता और बेटे के बीच आदर्श नहीं था, लेकिन सिलास को लगा कि जो प्रगति हुई है वह बहुत बड़ी है। अपनी सीट पर बैठने के बाद उसने खाने से पहले कुछ पल के लिए उनके चेहरों को देखा। उसे इस बात की बहुत अनिश्चितता थी कि इवोल्यूशन कैप्सूल के इस्तेमाल से क्या परिणाम निकलेगा। यह विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि इसमें मृत्यु का जोखिम भी शामिल है, लेकिन वह वास्तव में इससे बच नहीं सकता। सिलास को जब एहसास हुआ कि वह फिर से इस पूरे मामले के बारे में नकारात्मक सोच रहा है, तो वह व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। उसने इवोल्यूशन कैप्सूल से जुड़ी हर बात को अपने दिमाग से निकाल देने का फैसला किया, जब तक कि वह खाना खत्म नहीं कर लेता। सिलास, क्या कुछ गड़बड़ है? क्रिस ने उत्सुकता से पूछा। वह ये देखे बिना नहीं रह सका कि सिलास अपने सामान्य व्यवहार से अलग व्यवहार कर रहा था। उसने परिवार के साथ 2 सप्ताह बिताए हैं और उन 2 सप्ताहों के दौरान उसने अपने परिवार पर बहुत ध्यान दिया और जितना हो सके उनका अध्ययन किया। सिलास के चेहरे पर बेचैनी देखकर उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है और इसीलिए उसने उससे ये सवाल पूछा। सिलास अपने पिता के सवाल पर मुस्कुराया। उसे नहीं पता कि वह उन्हें क्या करने वाला है, ये कैसे समझाएगा, और वह उन्हें चिंतित भी नहीं करना चाहता। कुछ नहीं, मैं आज एक यात्रा पर जा रहा हूँ, उसने जवाब दिया। ओह, फिर से तुम्हारी एक यात्रा? क्रिस ने पूछा। वह पहले से ही सिलास द्वारा की जाने वाली लगातार यात्राओं से वाकिफ था। वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि यात्राएं किस बारे में हैं, लेकिन वह जानता था कि उसे चीज़ों को स्वाभाविक रूप से होने देना होगा। हाँ, और मुझे नहीं पता कि मैं कब तक जाऊंगा। ठीक है बेटा, बस अपना वादा याद रखना, सुरक्षित रहना, क्रिस ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, सिलास ने जल्दी से अपना नाश्ता खत्म किया और खड़ा हो गया। उसने एलेक्स को देखा जो उसके बगल में बैठा था और मुस्कुराते हुए अपने बालों को बिखेरा। तारानकन 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 तारानकन। अब खाली पड़े गोदाम में एक जीवित आत्मा थी, सिवाय एक युवक और एक महिला के जो एक खुली हुई पॉट जैसी दिखने वाली चीज के सामने खड़े थे। लूना, क्या सब कुछ तैयार है? हाँ, अच्छा, मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करने में मेरी मदद करो। साथ ही, अगर मुझे वहाँ 1 महीने से ज्यादा रहना है, मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और राष्ट्रपति युसुमारोबिस की बेटी को बचाओ। उनसे किए गए अपने वादे को पूरा करने का समय बहुत पहले ही आ चुका है। सिलास ने लूना को देखा जो उसके बगल में खड़ी थी और मुस्कुराई। मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ, है न? हाँ, मास्टर मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। धन्यवाद लूना, अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो कृपया उसका सब कुछ नष्ट कर दो और मेरे परिवार को सुरक्षित रखो, सिलास ने कहा और एवोल्यूशन कैप्सूल में घुस गया। एवोल्यूशन कैप्सूल ने अगली माह को बंद कर दिया और सब कुछ अंधेरा हो गया। कैप्सूल के कांच वाले हिस्से से लूना को इसके अंदर एक बहुरंगी तरल पदार्थ भरता हुआ दिखाई दे रहा था। लूना ने सिलास की आकृति को देखा जो एवोल्यूशन कैप्सूल में था और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मास्टर, आपकी अनुपस्थिति में लूना सब कुछ संभाल लेगी। आप अभी नहीं मर सकते। आपने ये सब सबको दूसरा मौका देने और हराने का तरीका खोजने के लिए किया। आपको अभी भी बहुत कुछ हासिल करना है। शायद इसके बाद आप तैयार हो जाएं। अभी भी इंतजार कर रहा है। हम सब इंतजार कर रहे हैं। सिलास ने खुद को एक सफेद कमरे में खड़ा देखा। उसे पता था कि वह यहाँ कैसे पहुंचा। उसे बस एक ही बात याद थी कि वह इवोल्यूशन कैप्सूल में घुस गया था और जबरदस्ती बेहोश हो गया था। ये कौन सी जगह है? उसने खुद से पूछा, जैसे ही उसने चारों ओर देखा। उसे अपने आसपास शुद्ध सफेद के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह ये भी नहीं समझ पा रहा था कि वह कहाँ था। वह इसे एक कमरा कहता, लेकिन ये बिल्कुल कमरे जैसा नहीं दिखता क्योंकि यह अंतहीन है। फिर ये जगह क्या है? क्या यह मानसिक तल जैसा कुछ है या कुछ और?
सिलास ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि यह एकमात्र संभावना थी। वह अभी भी इसके बारे में सोच रहा था जब उसने एक महिला की आवाज़ सुनी जो अजीब तरह से परिचित लग रही थी, उसके चारों ओर गूंज रही थी। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मास्टर। आप यहाँ सुरक्षित हैं। जब आप अपने पहले विकास कायापलट से गुजरेंगे तो मैं आपकी देखभाल करूंगी। मास्टर, पहला विकास कायापलट। सिलास ने जो सुना उससे वह भ्रमित हो गया। कुछ भी समझ में नहीं आया। आपने मुझे मास्टर कहा। एकमात्र व्यक्ति जो मुझे मास्टर कह सकता है वह लूना है और आपकी आवाज़ उससे बिल्कुल अलग है। आप कौन हैं और पहले विकास कायापलट से आपका क्या मतलब है? मैं कहाँ हूँ और मैं यहाँ कैसे पहुँचा? उसे पूरी स्थिति बहुत संदिग्ध लगी। आवाज़ का मालिक कौन था और यह उसे अस्पष्ट रूप से परिचित क्यों लग रही थी? वह ये जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि वह कहाँ था और वह यहाँ क्यों है। वह ये भी जानना चाहता था कि पहले विकास कायापलट से किस आवाज़ का मतलब है। सिलास के सवाल के बाद आवाज़ कुछ देर के लिए शांत हो गई, फिर एक लंबी आह सुनाई दी। सिलास आह में अलग अलग भावनाएं महसूस कर सकता था, उदासी, पुरानी यादें, प्रत्याशा, खुशी, चिंता। उसने इतनी सारी भावनाएं महसूस की कि उसे यह बहुत अजीब लगा। वह वास्तव में आश्चर्यचकित था कि वह भावनाओं को इतनी स्पष्टता से महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह जानता और समझता था कि आवाज़ में इतनी जटिल भावनाएं क्यों थीं, और वह अपने सीने में दर्द महसूस किए बिना नहीं रह सका। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल में खंजर घोंप दिया हो। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? सिलास ने खुद से पूछा, क्योंकि वह अपनी आंखों में आने वाले आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा था। मुझे इतनी भावनाएं क्यों महसूस हो रही हैं? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? बस क्यों? सिलास दर्द में चिल्लाया, उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। उसने अपना सिर पकड़ लिया और दर्द में अपनी छाती को पकड़ लिया। उसे लगा जैसे उसका सिर और उसका दिल फट रहे थे, काट रहे थे। वह बहुत दर्द में था, दर्द जिसका स्रोत उसे समझ में नहीं आ रहा था। सब ठीक है, गुरु। ऐसा लगता है कि अभी समय नहीं आया है। चिंता मत करो, सब कुछ स्वाभाविक रूप से होगा। याद रखो तुम हमेशा क्यों करते हो। आवाज़ रुक गई। अजीब बात यह है कि सिलास को लगा कि दर्द धीरे धीरे कम होने लगा है। उसे ये भी लगा कि आवाज़ और भी ज्यादा जानी पहचानी होती जा रही है। उसे लगा कि वह अपनी भावनाओं और दर्द का कारण समझने लगा है, लेकिन फिर भी सब कुछ बहुत अस्पष्ट लग रहा था। गुरु, आप हमेशा मुझसे कहेंगे, तारांकन 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 तारांकन, चिंता मत करो। जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें चीज़ों को वैसे ही लेना चाहिए जैसे वे आती हैं। याद करो जब तारांकन 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 आखिरकार आया और तारांकन 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 डॉलर हैश हैश डॉलर डॉलर हैश हैश डॉलर डॉलर। आवाज़ तब रुक गई जब उसने देखा कि उसे सेंस किया जा रहा है। सिलास कुछ कहना चाहता था लेकिन उसने पाया कि उसका मुंह अटक गया था, और जो शब्द वह कहना चाहता था वे बन नहीं रहे थे। उसे लगा कि उसकी वाइट कॉर्ड क्षतिग्रस्त हो गई थी और वह कोई आवाज़ नहीं निकाल पा रहा था। उसे पता था कि उसकी वोकल कॉर्ड क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी। वह जानता था कि वह कोई आवाज़ क्यों नहीं निकाल पा रहा था, क्योंकि वह तीव्र और घुटन भरी भावनाओं का अनुभव कर रहा था। सिलास ने भावनाओं से लड़ने की कोशिश शुरू कर दी। वे बहुत परिचित लग रहे थे, आवाज़ के समान, लेकिन वह उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता था क्योंकि वह उनके स्रोतों को नहीं समझता था और वे क्या दर्शाते हैं। जब उसने भावनाओं से लड़ने की पूरी कोशिश की तो उसने महसूस किया कि वह फिर से बेहोश हो रहा है, लेकिन इस बार यह अलग था। इसे बेहोशी कहना नहीं, बल्कि उसे लगा कि वह किसी ट्रांस में जा रहा है। वह जो तीव्र दर्द और भावनाएं महसूस कर रहा था वह इस दर्द से बहुत कम हो गई थी, लेकिन वह अभी भी इसके दुष्परिणामों को महसूस कर रहा था। वह लगातार सांस ले रहा था, इस भावना से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था। अगले ही पल सिलास ने देखा कि वह जिस सफ़ेद जगह पर खड़ा था उसकी जगह गहरा कालापन आ गया था। उसने महसूस किया कि उसके गुरुत्वाकर्षण के केंद्र का केंद्र बदल गया है और खड़े होने के बजाय वह अंधेरे स्थान में तैर रहा था। पूरी स्थिति इतनी अजीब और बेहद भ्रामक लग रही थी कि सिलास को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे लगा कि उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वह उत्सुकता से उस अंधेरे स्थान के चारों ओर देखने लगा जिसमें वह तैर रहा था, उस परिचित आवाज़ की प्रतीक्षा कर रहा था जो सफ़ेद स्थान में उससे बात कर रही थी। उसने एक झटके का इंतज़ार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सिलास ने सिस्टम को कॉल करने के बारे में सोचा, लेकिन जब वह सफ़ेद स्थान में था और उन सभी दर्द का अनुभव कर रहा था तो उसने इसे आजमाया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। वह अपने सवालों के जवाब पाना चाहता था,
लेकिन उसके लिए ऐसा करने वाला कोई नहीं था। जब उसे आवाज़ सुनाई नहीं दी तो उसने आवाज़ को पुकारने का फैसला किया। अरे, क्या तुम वहाँ हो? सिलास को जवाब की उम्मीद थी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। इसके बजाय वह जिस काले स्थान में तैर रहा था, वह अचानक एक अंधा करने वाली और जलती हुई रोशनी से भेदने लगा। तुरंत और सहज रूप से उसने अपनी आंखों को ढकने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। हालांकि वह जानता था कि वह वर्तमान में उस जगह पर था जिसे वह मानसिक तल कहेगा। उसकी सजगताएं अपने आप काम कर रही थी। सफ़ेद रोशनी कम हो गई और सिलास ने देखा कि वह अब अभेद्य अंधेरे स्थान में नहीं तैर रहा था, बल्कि वह बाहरी अंतरिक्ष जैसी दिखने वाली जगह में तैर रहा था। दृश्य के परिवर्तन पर उसने भ्रम में अपनी आंखें झपकाईं, लेकिन जो और भी अधिक भ्रमित करने वाला था, वह उस आदमी की आकृति थी जो उसके सामने तैर रही थी। उस आदमी की आकृति बहुत परिचित और उसके जैसी ही लग रही थी। उसने कुछ सोचा और उसकी आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। हमें एक साधारण जीवन जीने के लिए पर्याप्त समय दिया गया है। अब अपने वादों को पूरा करने का समय आ गया है। जैसा कि हमने वादा किया था, उन्हें बचाने का समय आ गया है। याद रखिए, हम 2 बार असफल नहीं हो सकते। हम 2 बार सब कुछ नहीं खो सकते। उसने हमें केवल एक और मौका दिया। अगर हम उसके खिलाफ जीत सकते हैं, तो हम बाकी लोगों की तरह बन जाएंगे। न केवल आकृति उसके जैसी थी, बल्कि आवाज़ भी उसकी थी। सिलास सवाल पूछना चाहता था, लेकिन आदमी की आकृति पहले ही गायब हो चुकी थी और उसके आसपास की जगह में दरारें पड़ने लगी थीं। दरारें फैल गईं और आसपास की जगह टूटे हुए कांच के टुकड़े की तरह गिरने लगी, उसी अभेद्य अंधेरे को प्रदर्शित करते हुए जिसमें वह पहले था। इसके बाद एक सनसनी हुई कि उसे लगा कि उसे वैक्यूम में चूसा जा रहा है और उसका दम घुट रहा है। सिलास ने इस भावना से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वह असमर्थ था। उसे लगा कि वह मर रहा है और उसने मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, लेकिन वह आवाज़ नहीं निकाल सका क्योंकि उसके मुंह में कुछ चिपचिपा भरा हुआ था। वह अभी भी खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, जब उसने अंधेरे शून्य में एक पुरानी और भयावह आवाज़ गूंजती हुई सुनी। मैं आ रहा हूँ। सिलास को एवोल्यूशन कैप्सूल में अपने दूसरे जीन संवर्धन से गुजरने के बाद से 1 महीना बीत चुका है। जब वह वहाँ था, लूना उसके बगल में फर्श पर बैठी थी, बिना 1 इंच भी हिले, सिवाय जब उसे वास्तव में ऐसा करना पड़ता था। 1 महीना हो चुका है। अंटार्कटिका की यात्रा करने का समय आ गया है, उसने कहा, जैसे ही वह फर्श से उठी और औपचारिक रूप से अपनी स्कर्ट के पीछे की ओर झाड़ लगाई। वह गोदाम से बाहर निकल गई। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसे काले सूट पहने हुए पुरुषों का एक समूह मिला, जो उन्हें शारीरिक रूप दे रहा था। यह उनके एथलेटिक निर्माण और उनकी कमांडिंग शारीरिक उपस्थिति से पूरित था। जब उन्होंने लूना को देखा तो वे तुरंत उसके करीब चले गए और उसकी पीठ के पीछे खड़े हो गए, उसके पीछे एक सुरक्षात्मक गठन स्थापित किया। तुम लोगों को मेरा पीछा करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं रहो और नज़र रखो। सुनिश्चित करो कि कोई अंदर न जाए। अगर कोई जबरन युद्ध करने की कोशिश करे तो बिना किसी दया के मार डालो। तुम लोगों को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अगर कोई मुझे ढूंढता है तो मैं आसपास नहीं हूँ। अगर तुम्हें कुछ ऐसा अनुभव होता है जिसे तुम संभाल नहीं सकते, तो मेरे दिए गए विशेष नंबर पर कॉल करो। लूना ने आदेश दिया और थोड़ी दूरी पर खड़ी एक काली मर्सिडीज बेंज एस क्लास की ओर चलना शुरू कर दिया। इसके अलावा ऐसा कुछ अनुभव न करें जिसे तुम संभाल नहीं सकते या जो तुम्हें बहुत अक्षम बना देगा। मुझे अक्षम लोगों से नफरत है। वे बेकार के अलावा कुछ नहीं हैं। लूना ने कार में बैठने से पहले कहा। एयरपोर्ट, उसने ड्राइवर को आदेश दिया जैसे ही वह अपनी सीट पर बैठी। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और लूना के आदेशानुसार एयरपोर्ट की ओर चल दिया। जब वह एयरपोर्ट पहुंची तो वह कार से उतरी और एयरपोर्ट के टर्मिनल से होते हुए रनवे तक चली गई, जहां एक निजी जेट इंतजार कर रहा था। वह खुले विमान में हवा की सीढ़ियों से चढ़ी और अपनी सीट पर बैठ गई। विमान का प्रवेश द्वार बंद हो गया और इसने टेक ऑफ रनवे शुरू कर दिया। कुछ मिनट बाद ये पहले से ही हवा में था और उशुआया, अर्जेंटीना के उशुआया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गया। 12 घंटे से अधिक समय बाद विमान उशुआया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा और रुक गया। विमान का प्रवेश द्वार खुला और लूना पहले से ही विस्तारित और प्रतीक्षा कर रही हवा की सीढ़ियों से नीचे उतरी। जैसे ही वह हवा की सीढ़ियों से नीचे उतरी, दक्षिणी महासागर से भारी ठंडी हवा बह रही थी, जो अपने साथ ऐसी ठंड ला रही थी जो किसी भी व्यक्ति को मौत के मुंह में धकेल सकती थी, अगर वे लूना की तरह ही आरामदायक कपड़े पहने हों। ये काम पूरा करने और मास्टर की तरफ वापस जाने का समय आ गया है, उसने कहा, और हवाई अड्डे के टर्मिनल में चली गई।
वह टर्मिनल से होकर हवाई अड्डे से बाहर चली गई और वह तब तक चलती रही जब तक कि वह हवाई अड्डे और आसपास के व्यस्त क्षेत्रों से काफी दूर नहीं पहुंच गई। उसने चारों ओर देखा और यह पुष्टि करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, वह हल्की जॉगिंग में चली गई और हवा में कूद गई। अगले ही पल एक धमाके की आवाज सुनाई दी और मैं गुरुत्वाकर्षण के कारण लूना के जमीन पर वापस गिरने के बजाय वह अब आसमान में 100 फीट से ज्यादा ऊपर तैर रही थी। यह माओ की उड़ान क्षमता का पूरा प्रदर्शन है, क्योंकि सभी रिपेलर पूरी तरह से काम कर रहे थे, लगातार शक्तिशाली ऊर्जा विस्फोट उत्सर्जित कर रहे थे जिसने लूना को आसमान में तैराए रखा। लूना ने रॉस आइस सेल्फ की दिशा की ओर देखा, जहां संगठन की प्रयोगशाला सुविधा स्थित थी और वह एक खतरनाक गति से उसकी ओर उड़ने लगी। सिर्फ एक सेकंड में मैक 5 तक पहुंच गई। उसके आसपास की हवा काफी हद तक विस्थापित हो गई थी और तेज धमाकेदार आवाज लगातार सुनाई दे रही थी, क्योंकि लूना उसमें से गुजर रही थी। आधे घंटे से भी कम समय में लूना अब उस जगह के ऊपर तैर रही थी जहां संगठन का आधार स्थित था, रॉस आइस सेल्फ। वह आइस सेल्फ के आधार पर एक स्थान की ओर उड़ी और मुक्का मारा। धमाका! एक तेज आवाज सुनाई दी जब उसकी मुट्ठी ने विशाल बर्फ संरचना पर प्रहार किया, जिससे इसकी सतह पर एक जाल जैसी दरार बन गई। दरार फैलनी शुरू हो गई और अगले ही पल एक टूटने की आवाज सुनाई दी, क्योंकि प्रभावित क्षेत्र जमीन पर गिर गया, जिससे बर्फ के ढांचे में एक मानव आकार का छेद हो गया। कोई बाहरी सुरक्षा नहीं है। क्या वे वास्तव में खुद को अदृश्य समझते हैं? छेद से गुजरते हुए लूना मुस्कुराई। बर्फ के ढांचे का बाहरी हिस्सा बिल्कुल भी सुरक्षाहीन नहीं था, लेकिन यह माओ सिस्टम था जो रक्षा प्रणालियों के लिए बहुत उन्नत था, जो इसे तुरंत पहचान नहीं सका। हालांकि यह लूना का जल्दी पता लगाने के लिए पर्याप्त उन्नत नहीं था, फिर भी ये पूरी तरह से काम कर रहा था। यही कारण है कि संरचना की सुरक्षा में उल्लंघन का पता चलने के तुरंत बाद अलार्म जोर से बजने लगे। ओह, अलार्म सिस्टम काम कर रहा है। बुरा नहीं है, इससे मेरे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। लूना मुस्कुराई और एक लिफ्ट के दरवाजे की ओर चली गई। जैसे ही वह दरवाजे की ओर चली, उसने एक साथ उनके सिस्टम को हैक कर लिया, जिससे लिफ्ट का दरवाजा अपने आप खुल गया और वह लिफ्ट में चली गई। उसके अंदर जाने के बाद लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया और वह 300 मीटर से ज्यादा नीचे जमीन और समुद्र में उतरने लगी। जब लूना लिफ्ट में थी, तब लैब सुविधा सुरक्षा दल हाई अलर्ट पर था। सतह पर सुरक्षा प्रणाली में सेंध लग गई है और अपराधी अब लिफ्ट का उपयोग करके नीचे उतर रहा है। सभी लोग रक्षात्मक स्थिति में आ जाएं और युद्ध के लिए खुद को तैयार करें, सुरक्षा दल के मुख्य कप्तान जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति चिल्लाया और सभी टीमों को रक्षात्मक गठन में आदेश दिया। जब वे लिफ्ट के रुकने का इंतजार कर रहे थे, तो उनमें से एक व्यक्ति मुख्य कप्तान की ओर चला गया और उसके पास खड़ा हो गया। बेन, हम हमलावर जिस लिफ्ट में है, उसकी बिजली आपूर्ति के स्रोत क्यों नहीं काट देते? क्या इस तरह से चीजें आसान नहीं होंगी? उस व्यक्ति ने पूछा। मुख्य कप्तान बेन ने उस व्यक्ति को ऐसे देखा जैसे वह किसी मूर्ख को देख रहा हो। आप चाहते हैं कि हम लिफ्ट की बिजली आपूर्ति का स्रोत काट दें? क्या आप भूल गए हैं कि वे सभी बिजली आपूर्ति का एक ही स्रोत साझा करते हैं? या आप भूल गए हैं कि बिजली आपूर्ति का स्रोत काटने से ऑक्सीजन प्रणाली प्रभावित होगी? जेम्स, अगर आपके पास कोई स्मार्ट विचार नहीं है, तो कृपया चुप रहें। बेन ने बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, अपनी स्थिति को खुलकर दिखाते हुए। जेम्स नामक व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए लिफ्ट के दरवाजे की ओर देखा, उसके विचार अज्ञात थे। बेन और उसकी सुरक्षा टीम को बहुत देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा, इससे पहले कि उन्हें एक तेज क्लिकिंग ध्वनि सुनाई दे, जो ये संकेत दे रही थी कि लिफ्ट रुक गई है। तुरंत उन्होंने अपनी स्थिति संभाली और अपने हथियार को लिफ्ट के दरवाजे पर तान दिया, धैर्यपूर्वक इसके खुलने का इंतजार किया। अगले ही पल लिफ्ट धीरे धीरे खुली, जिसमें एक खाली इंटीरियर दिखाई दिया। क्या ये खाली है? बेन ने अविश्वास में कहा। उसके ज्ञान के अनुसार प्रयोगशाला सुविधा की रक्षा प्रणाली बहुत उन्नत है और वह जानता था कि इसका गलत होना बहुत असंभव था। वह ये भी जानता था कि अगर हमलावर लिफ्ट का दरवाजा खुलने से पहले भाग जाता है, जो कि असंभव है, तो इसका तुरंत पता चल जाएगा और उसे सीसीटीवी टीम द्वारा सूचित किया जाएगा। अब सवाल यह है कि यह खाली क्यों है? इस बीच जब बेन उलझन में खाली लिफ्ट को देख रहा था, तो लैब सुविधा में सबसे सुरक्षित जगह पर एक अलग परिदृश्य हो रहा था। आप कौन हैं और आप यहाँ कैसे आए? एक वैज्ञानिक ने पूछा जब उसने अपने सामने एक अजीब और अनजान महिला को देखा। मैं यहाँ सिर्फ अपने गुरु के आदेश पर हूँ। मैं यहाँ उनके द्वारा किए गए वादे को पूरा करने के लिए हूँ। वैज्ञानिक उस अजीब महिला के शब्दों से हैरान था, लेकिन वह जानता था कि कुछ गड़बड़ है।
यह विशेष रूप से उसके द्वारा प्राप्त की जा रही बहुत ही खतरनाक भावनाओं के साथ था। तुरंत उसने चुपके से टेबल के नीचे आपातकालीन बटन दबाया। तुम्हारा क्या मतलब है? वह सुरक्षा टीम के आने के लिए समय निकालने की कोशिश करना चाहता था। दुर्भाग्य से उसके लिए लूना समय बर्बाद करने के मूड में नहीं थी। अगले ही पल उसने उसे गायब होते देखा और उसे अपने पैर में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने दर्द के स्रोत को देखा और उसने अपना हाथ फर्श पर देखा। आह! तीव्र दर्द और पीड़ा के साथ एक कान फाड़ देने वाली चीख पूरे प्रयोगशाला में गूंज उठी। जहां वह खड़ी थी वहां से लूना ने उस आदमी को देखा जो दर्द से चिल्ला रहा था और अपना हाथ पकड़े हुए था। हाथ जो कुछ बचा था और अविश्वास में उसे देख रही थी। उसे उस आदमी की प्रतिक्रिया से घृणा महसूस हुई। वह उसे उसके निर्माता के पास भेजने के अलावा और कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन वह अपने हाथों को पहले से ज्यादा गंदा नहीं करना चाहती थी। वह प्रयोगशाला में सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाली संरचना को देखने के लिए मुड़ी, जहां वह खड़ी थी। एक विशाल गिलास जो एक इंसान की ऊंचाई से दोगुना है, अज्ञात नीले रंग की तरल से भरा हुआ है, जिसके अंदर एक बहुत ही युवा महिला नग्न अवस्था में तैर रही है। युवती बेहद पीली दिख रही है और उसके साथ कई छोटी ट्यूब कैथेटर जुड़े हुए हैं और ये ट्यूब अलग अलग रंगों के अज्ञात तरल से भरे हुए थे। लूना ग्लास पॉट के पास गई और अपने हाथों को उसकी सतह पर फिराया, उसे महसूस किया और उसकी गुणवत्ता का आकलन किया। वह जानना चाहती थी कि ग्लास पॉट किस सामग्री से बना है, क्योंकि यह वर्तमान में बाजार में मौजूद किसी भी चीज जैसा नहीं दिखता है। उसने धीरे से उस पर दस्तक दी और उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी। बुरा नहीं है। लूना ने बिना समय बर्बाद किए अपनी एक उंगली कांच की फली की ओर उठाए और उसकी नोक से एक शक्तिशाली ऊर्जा विस्फोट हुआ। लूना ने एक त्वरित इशारा किया, अपनी उंगली का उपयोग करके जो एक शक्तिशाली ऊर्जा विस्फोट उत्सर्जित कर रही थी, उसका उपयोग करके कांच की फली की सतह पर एक सीधी रेखा खींची। उसकी उंगली ने कांच की फली की सतह पर एक लाल, गर्म निशान छोड़ दिया। जब उसने एक रेखा खींची जो लगभग एक इंसान की ऊंचाई के बराबर थी, तो उसे एक नर्म दरार की आवाज सुनाई देने लगी, क्योंकि कांच की फली की सतह पर बहुत ही स्पष्ट दरारें दिखाई देने लगीं। दरार की आवाज तेज हो गई क्योंकि दरारें कांच की फली की सतह पर और भी फैल गईं। दरारें फैलने की गति बढ़ गई और अगले ही पल एक तेज टक्कर की आवाज, उसके बाद एक तेज फुहार की आवाज सुनाई दी, क्योंकि कांच की फली पूरी तरह से टूट गई, जिससे कांच की फली के अंदर का तरल पदार्थ पूरी ताकत से बाहर निकल गया। जब कांच की फली की सतह पर दरारें फैल रही थीं, लूना पहले से ही हवा में थी और इसके टूटने और तरल पदार्थ के बाहर निकलने के तुरंत बाद वह फली में एक बड़े छेद से उड़कर अंदर आए और युवती को जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लिया। उसे पकड़ने के बाद वह कांच की फली से बाहर उड़ी और फर्श पर जा गिरी। उसने युवती को मेज पर लिटाया और प्रयोगशाला में एक स्थान की ओर चल पड़ी। वह युवती के लिए कुछ कपड़े लाना चाहती थी, क्योंकि वह उसे प्रयोगशाला की सुविधा से बाहर और बिना किसी कपड़े के ठंडे महाद्वीप पर नहीं उड़ा सकती थी। लूना एक सामान्य दीवार की तरह दिखने वाली जगह की ओर चली गई और उसके वहां पहुंचने से पहले सामान्य दिखने वाली दीवार खुल गई और ठंड के लिए उपयुक्त प्रयोगशाला कोट और कपड़ों का एक बंडल दिखाई दिया। सुविधाजनक। लूना ने ये देखकर सिर हिलाया। उसने कुछ ऐसे कपड़े चुनने शुरू किए जो उसे पता था कि मेज पर लेटी युवती के लिए उपयुक्त होंगे। उसने ठंड के लिए बने कपड़े चुनना सुनिश्चित किया और उसने उनमें से एक बंडल चुना, क्योंकि वह जानती थी कि महिला इस समय ठंड को झेलने के लिए बहुत कमजोर थी। अगर वह सीधे ठंड के संपर्क में आती तो वह जल्दी ही जम जाती। लूना ने अपने मनचाहे कपड़े चुनने के बाद वह वापस उस महिला के पास गई और उसे कपड़े पहनाने लगी। उसने उसे कई कपड़े पहनाए, ये सुनिश्चित करते हुए कि जब वे बाहर जाए तो उसे ठंड का असर न हो। लूना के कपड़े चुनने के बाद उसने युवती को उठाया और उसे प्रयोगशाला से बाहर ले जाने लगी। जैसे ही वह चली, दरवाजे अपने आप खुल गए, जिससे वह बिना किसी परेशानी के निकल गई। लूना कुछ दूर चली ही थी कि उसे मैचिंग यूनिफॉर्म पहने हुए हटे कट्टे दिखने वाले पुरुषों का एक समूह मिला। तुम कौन हो और तुम इस विषय के साथ क्या कर रही हो? उनमें से एक ने उस पर एक अजीबोगरीब दिखने वाली बंदूक तानते हुए दहाड़ लगाई। विषय: तुम कीड़े मकोड़ों का झुंड इतना गिर गया है कि तुम्हारा साथी इंसान तुम्हारे लिए एक विषय से ज्यादा कुछ नहीं है। लूना ने बहुत खुश होते हुए पूछा, मुझे वास्तव में समझ में नहीं आता कि मेरे स्वामी ने तुम लोगों को अभी तक धरती की सतह से क्यों नहीं मिटाया है। तुम लोग परजीवियों के संक्रमण से ज्यादा कुछ नहीं हो। लूना की ठंडी आवाज ने उनके कानों को चीर दिया। लूना उस अमानवीय प्रयोग पर नाराज नहीं थी जो समूह कर रहा था। उसने आम लोगों को भी इससे भी बदतर कुछ करते देखा है।
वह इसलिए नाराज थी क्योंकि उसे गंदगी से निपटना था और अपने स्वामी के पास वापस जाने में लगने वाले समय को बढ़ाना था। तुम कौन होते हो अनुमान लगाने वाले? यहाँ के वैज्ञानिक ऐसे प्रयोग कर रहे हैं जिनसे मानवता को बहुत फायदा होगा। ये हमें ब्रह्मांड में सबसे ऊपर या बीच में खड़ा कर देगा, नाम की टैग वाले व्यक्ति, बेन ने वाकपटुता से कहा। कोई भी देख सकता था कि उस व्यक्ति ने अपने भाषण का बहुत बार अभ्यास किया है। लूना ने उस व्यक्ति की बातों पर व्यंग्य किया। मानवता के लाभ के लिए या दुनिया की राजनीति और वित्त के शीर्ष पर बैठे लिकुड़बग्गों के लाभ के लिए? आप इसे बहुत धार्मिक बताते हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं है क्योंकि यह आप जैसे किसी व्यक्ति से आ रहा है, बेन क्लाउड। लूना ने अपने चेहरे पर एक भयावह मुस्कान के साथ उसका नाम कहा। जब बेन ने लूना को अपना नाम पुकारते सुना तो वह हैरान नहीं हुआ। उसकी पहचान, प्रयोगशाला सुविधा में सभी की पहचान, और इसकी संरचना ऐसी है जिसकी वह उसके जैसे किसी व्यक्ति से अपेक्षा करता है जो ऐसा करने में सक्षम हो। प्रयोगशाला सुविधा में सफलतापूर्वक घुसपैठ करके जानकारी प्राप्त करें। मुझे परवाह नहीं है कि आप कौन हैं, लेकिन आप यहाँ से जीवित या विषय के साथ नहीं जा पाएंगे। बेन ने अपनी बंदूक को और जोर से पकड़ते हुए कहा। उसके पीछे पुरुषों के समूह ने भी ऐसा ही किया, क्योंकि वे उसके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। आप बहुत शोर मचाते हैं, लेकिन आप में कोई दम नहीं है। मैंने आपसे बात करने में बहुत समय बर्बाद कर दिया है। मुझे देखने दो कि आप वास्तव में मुझे जाने से कैसे रोकना चाहते हैं, लूना ने कहा और एक कदम आगे बढ़ गई। फायर! बेन ने चिल्लाया और अपनी बंदूक का ट्रिगर खींच दिया। तुरंत उसकी और दूसरों की बंदूक के थूथन से एक नीली लहर निकली और अविश्वसनीय गति से वह लूना की ओर उड़ गई। लूना ने नीली तरंगों को अपने ऊपर आने दिया ताकि उनका प्रभाव महसूस कर सके। क्या यह आपके आत्मविश्वास का स्रोत है? एक छद्म पल्स गन का एक सस्ता नकल संस्करण। अब मैं और भी अधिक उत्सुक हूं कि समूह क्या रहस्य छिपा रहा है, लूना ने उत्सुकता से कहा। उसने पहले ही बंदूक से निकलने वाली ऊर्जा पल्स की ऊर्जा स्तर का विश्लेषण कर लिया था। उसने इसे अपने ऊपर लगने दिया क्योंकि वह इसका प्रभाव जानना चाहती थी, और ये हास्यास्पद था। पल्स गन के सस्ते नॉकऑफ संस्करण के लिए यह बिल्कुल हास्यास्पद नहीं था, लेकिन फिर भी यह हास्यास्पद था। चूंकि आपके पास देने के लिए बस इतना ही है, तो अब समय आ गया है कि मैं आपको अपनी गन दिखाऊं, लूना ने कहा, और अगले ही पल एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। आह! भाड़ में जाओ! दर्द से भरी चीखों की एक श्रृंखला गलियारे में गूंज उठी।